Hello students, welcome to the first lecture for DSC Part 2. Pass and Honors course. Pass and Honors course, paper 3rd. Paper 3rd, whose title is Statics and Dynamics. There are two books in this paper. First title of first book is Statics, and other title of other books is Dynamics. Actually, these are the two branches of physics. Okay. हिंदी में इसको हम कहते हैं स्थिति विज्ञान और इसको हम कहते हैं गति विज्ञान। तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, इसके अंदर हम किसी पार्टिकल या किसी बॉडी की गति यानी मोशन के बारे में बात करते हैं। उसकी मोशन को लेकर जो भी इसकी फोर्सेस हैं, उसके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इत्यादि के बारे में बात करेंगे। स्टैटिक्स, इसको कि हम हिंदी में कह रहे हैं स्थिति विज्ञान। ओके, स्थिति विज्ञान का मतलब यहां पर यह है कि ए पार्टिकल और ए बॉडी इज एट रेस्ट। मीन्स कोई पिंड या कोई कण रेस्ट पर है, रेस्ट पर है अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्सेस। ओके, यानी उस पे नेट फोर्स 0 है, तभी वो रेस्ट पर है। फोर्सेस तो लग रहे हैं, पर वाई इट इज एट रेस्ट? बिकॉज द नेट फोर्स इज 0। ठीक है, तो हम यहां पर ऐसे पार्टिकल या बॉडी को लेकर कुछ चैप्टर्स यहां स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट चैप्टर विच आई एम गोइंग टू कंसीडर हियर, द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज कैटेनरी। जैसे मैंने यहां लिखा था कैटेनरी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर व्हाट इज कैटेनरी, इसकी डेफिनेशन को हम समझने जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, जो आपके पार्ट ए जो होता है पेपर का शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें आती है। तो देखिए आप एग्जैक्टली डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड तो बुक में लिखी हुई है, मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस डेफिनेशन के अंदर हम जिक्र कर रहे हैं ए यूनिफॉर्म चेन और स्ट्रिंग। बेसिकली आप दिमाग में ये रखिए कि कैटेनरी कौन है। कैटेनरी इज नथिंग बट ए यूनिफॉर्म चेन और स्ट्रिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? इसको हमने हिंदी में बोलेंगे एक समान। तो किस चेन या स्ट्रिंग को हम एक समान बोलेंगे? ठीक है, तो आप देखिए, इफ वेट पर यूनिट लेंथ if weight per unit length is constant, यानी अगर कोई मेरे पास चेन या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब डोरी है ना, वो किस प्रकार की है? मान लीजिए वो ये कोई चेन है, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब अगर मैं इस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग चेन के 1-1 सेंटीमीटर पीसीस कर देता हूं, ऐसे 10 पीसेस में इसको कट कर देता हूं, और फिर मैं पहले तो मैं इस पूरी चेन का वेट निकाल लेता हूं, फिर मैं इसके इस ईच पार्ट का वेट निकालता हूं। अगर इस ईच पार्ट का वेट सेम आए, इट मींस वेट पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। इन सच केस दिस चेन और स्ट्रिंग इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब बेटा क्या मतलब हुआ? यूनिफॉर्म मतलब एक समान। तो यहां पर हम वी आर टॉकिंग अबाउट ए यूनिफॉर्म चेन और स्ट्रिंग। अब ये कैटेनरी कब कहलाएगी? मैं आपके हाथ में एक चेन लाके दे दूं यूनिफॉर्म, तो आप इसको कैटेनरी नहीं बोलोगे।
यानी सिर्फ यूनिफॉर्म चैनल स्ट्रिंग होने से कैटनरी नहीं है। एक यूनिफॉर्म चैनल स्ट्रिंग मान लीजिए मैंने यहाँ पर किसी दीवार पर ऐसे कील से बांध दी, इट इज हैंगिंग फ्रीली एंड इट इज ऑल्सो नॉट ए कैटनरी। अगर मुझे इसको कैटनरी कहना है तो डेफिनेशन क्या कहती है? हैंग्स। हैंग्स मतलब लटकना। ये चेन या स्ट्रिंग है कि लटकनी चाहिए। कैसे लटकनी चाहिए? इट शुड बी हैंग्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे आप इधर देखिए, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये किसी वॉल पर, ये 2 पॉइंट्स पर मैंने टैग्स लगा दिए। टैग्स मतलब कील, ओके, PEGS, टैग्स मतलब कील। फिर इन दोनों से मैंने एक यूनिफॉर्म चेन और स्ट्रिंग के 2 एंड्स होते, उन दोनों एंड्स को मैंने यहां पर बांध दिया, एक एंड को यहां, एक एंड को यहां। तो डेफिनेटली ये ऐसे फ्रीली लटकेगी, इसको हम कहते हैं इट हैंग्स फ्रीली, है ना। पूरा बोला है, इट हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है कि ये जो चेन है ना, जो आपको दिख रही है, इट हैज सम वेट, इसका कुछ भार है। यानी कि अगर मैं इस चेन का ये वाला एंड यहां से काट दूं या बीच से इसको खोल दूं तो ये सीधी लटक जाएगी, यानी ये एंड यहां पर यूं आ जाएगा और ये वर्टिकली स्ट्रेट हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू इट्स वेट, अर्थ अट्रैक्ट्स इट, ओके। इसी प्रकार अगर इसको यहां से खोल दूं तो ये यूं हो जाएगी, ठीक है। और अगर दोनों एंड से खोल दूं तो गिर जाएगी, ओके। तो सच टाइप ऑफ यूनिफॉर्म चैन और स्ट्रिंग विच हैंग्स अंडर ग्रेविटी बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, हियर द फिक्स्ड पॉइंट्स आर A and B, नॉट। अब बुक में आप देखोगे, जब इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन करोगे तो वहां लिखा है दीज पॉइंट्स आर नॉट इन ए वर्टिकल लाइन, ये वहां पर लिखा है। ये आपको भी वर्ड्स एग्जाम में लिखने, मतलब कंडीशन क्या लगाई है कि जिन पॉइंट से ये कैटनरी हैंग कर रही है वो पॉइंट एक वर्टिकल लाइन में, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए A और B, और ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है इन दोनों पॉइंट से आगे किसी स्ट्रिंग को लटका दीजिए, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार की जो लटकने वाली जो चेन है, इट इज कॉल्ड कैटनरी। फिर आप इसमें एक बात नोट करेंगे, ये जो A और B है, अगर मैं यहां से एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन B से पास नहीं होती। इसका मतलब कि these 2 points, अभी भी मैंने क्या कहा, these are not in same vertical line, ओके। यहां पर एक बात और यहां से दिख रही है कि ये जो पॉइंट्स है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करें, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। मतलब these points need not necessarily lie on a horizontal line, पर most of the situation, most of the questions जो हम इस चैप्टर में डील करेंगे उनके अंदर क्या हो रहा है, A और B एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में है, स्थित है। यानी 95% of the questions are related to this situation when A and B lie on a horizontal strip. So such a string, such a uniform string is called catenary. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, बुक से इसकी डेफिनेशन को नोट करना है और उसको याद करना है। फिर आप देखिए इसके बाद, अब हम नेचुरली यहां पर ये स्टडी में इंटरेस्टेड हैं कि ये जो इस तरह की एक चेन अगर हैंग कर रही है तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, जिसकी वजह मैंने अभी आपको क्या कि इन पे फोर्सेस तो हैं पर नेट फोर्स नहीं, 0 है ना। तो देखिए आप, लेट अस कंसीडर ए कैटेनरी, और इसमें हमने इनिशियली सिंपलिसिटी के लिए हमने क्या कहा है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये एक ही स्ट्रेट लाइन में है, एक ही हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में है। तो इस तरह से आप देखिए, ऑलमोस्ट लाइक ए पैराबोला, ऑलमोस्ट लाइक ए पैराबोला ये इस तरह से हैंग करेगी, ओके। तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं।
फिर आप देखिए ये पॉइंट जो है ये कहलाता है लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटनरी। इसको हम थ्रू आउट चैप्टर सी पॉइंट से कॉल करेंगे। अब ये पूरी कैटनरी एट रेस्ट है, यानी ये हिलडुल नहीं रही है। ओके, तो अब हमको इसकी इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। तो बजाय इसके कि हम इसकी पूरी स्ट्रिंग की इक्विलिब्रियम की बात करें, हम इसके एक स्मॉल पोर्शन की इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाले पार्ट में AC और BC, इनमें से किसी भी एक पार्ट में मैंने एक पॉइंट P चूज कर लिया। P is any point on the vector, and then I am interested in talking about the equilibrium of this arc. This arc मतलब CP arc, CP arc की इक्विलिब्रियम को मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि ये आर्क अगर पूरी स्ट्रिंग अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये आर्क भी इक्विलिब्रियम में है। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जिससे ये इक्विलिब्रियम में है? तो देखिए आप एक्चुअली क्या है, इसको आप यूं ट्रीट कीजिए, ये जो आर्क है ना CP, मान लीजिए ये आर्क को मैंने यहां से कट करके इस तरह से इस पोजीशन में लेके आ गया और इसको मैंने यहां पर 2 पॉइंट से बांध दिया। ओके, और इसको मैंने टाइटली खींच दिया। तो इस पोजीशन में क्या होता है, इसके दोनों एंड्स पर इस प्रकार एक टेंशन फोर्स एक्ट करते हैं। ये टेंशन फोर्स जो है ये हाफ ऑफ द इधर वाली स्ट्रिंग को इधर पुल करेगा, ये टेंशन फोर्स इधर वाली स्ट्रिंग को इधर पुल करेगा, एंड दीज फोर्स विल बी इक्वल। ओके, इस पोजीशन में तो क्लियर है। अब सिमिलर कंसेप्ट यहां पे हो रहा है, यहां पर भी क्या होगा, P पॉइंट पर और C पॉइंट पर, क्योंकि मैं सिर्फ CP की इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहा हूं, यहां पर 2 टेंशन फोर्स एक्ट करेंगे, है ना। अब फिजिक्स के हिसाब से इन दोनों पॉइंट्स पर जो टेंशन फोर्स एक्ट करेंगे वो एक्ट करेंगे टेंजेंशियली। टेंजेंशियली का मतलब होता है P और C पॉइंट पर जो स्पर्श रेखाएं हैं उनके अलोंग लगेंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है, पहले हम P पॉइंट पर टेंशन को कंसीडर करते हैं। ओके, तो P पॉइंट या ये जो आर्क है ये चूंकि नीचे गिरना चाहता है, अगर हम इसको यहां से फ्री कर दें तो पूरी स्ट्रिंग कहां गिरना चाहिए, नीचे, तो इसका वेट नीचे लग रहा है। तो इस वेट के रिएक्शन के फलस्वरूप इस पॉइंट पर जो टेंशन लगेगा वो इस P पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इट इज द टेंजेंट एट P, इस P पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग ये लग रहा है टेंशन फोर्स T। तो इस फिगर में आपको क्या शो हो रहा है, T फोर्स, इट इज द टेंशन एक्टिंग एट द पॉइंट P ऑफ द कैटेगरी और एक्टिंग टेंजेंशियली। अपवर्ड्स क्यों लग रहा है, इसका मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि वेट के कारण ये जो CP आर्क है ये नीचे मतलब अट्रैक्टेड है, गिरना चाहता है, तो काउंटर में ये ऊपर लगेगा। फिर आप देखिए, जैसा अभी मैंने आपको यहाँ पर CP का डायग्राम दूसरा बना के बताया था, वहां पर मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास टेंशन फोर्स है जो एंड पॉइंट पे लग रहे हैं तो उन दोनों की नेचर अपोजिट होनी चाहिए, तभी तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। और यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, आर्क CP की बैलेंस चाहते हैं, वी वांट द बैलेंसिंग ऑफ आर्क CP। तो आप देखिए इस पॉइंट पर जो टेंशन फोर्स लगेगा C पॉइंट पर वो भी टेंजेंशियली लगेगा, तो ये टेंजेंट मैंने यहां बना दी C पे, और ये टेंशन फोर्स लगेगा इस T के अपोजिट साइड पे, तो ये टेंजेंट फोर्स यहां पर मैंने एज्यूम किया T0। तो आपको क्या समझना है पहले तो कि दोनों टेंशन फोर्स टेंजेंशियल लग रहे हैं, T लग रहा है अपवर्ड्स, T0 लग रहा है इन दिस डायरेक्शन, ताकि इन दोनों का सेंस अपोजिट लगे। ओके, और अब देखिए एक और फोर्स, ये फोर्स लग रहा है C पॉइंट पर, ये फोर्स लग रहा है P पॉइंट पर। ओके, तो अब यहां पर एक तीसरा फोर्स और है, और वो है वेट ऑफ द आर्क CP। मैंने आपको इनिशियली क्या बताया था
कि पूरी स्ट्रिंग का कोई कुछ ना कुछ वेट है, तो इस आर्क का भी कुछ ना कुछ वेट है। अगर इस आर्क की लेंथ में इफ आई अज्यूम द लेंथ ऑफ द आर्क सीपी, ये देखिए ऐसे आर्क को डिनोट करते हैं अपन, इसको अगर मैं एस से डिनोट करूं और अगर मैं इसका वेट फाइंड करना चाहूं, इसका वेट कितना है, मान लीजिए कैपिटल W इज द टोटल वेट ऑफ दिस स्ट्रिंग, तो इस टोटल वेट में अगर मैं S लेंथ का डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा वेट ऑफ आर्क सीपी। ठीक है, चलिए ये हम बाद में बात करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इधर इस टेंशन को पीछे प्रोड्यूस कर रहा हूं इधर, और इस टेंशन को भी मैं पीछे प्रोड्यूस कर रहा हूं, पीछे मतलब इसको नीचे प्रोड्यूस कर रहा हूं, सो दैट ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट जहां पर ये दोनों फोर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब ये पॉइंट हमारे लिए खास है। ठीक है, क्योंकि इस आर्क का जो वेट होगा, वेट कैसा लगता है, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो इस आर्क का वेट कहां लगेगा, किसी भी बॉडी का या किसी भी लेंथ का वेट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है। तो मान लीजिए इस पॉइंट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी है, जो पॉइंट है, मान लीजिए उसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए उसका नाम रख देते हैं जी, तो जी इस प्रकार होगी कि वो ठीक इस पॉइंट के ऊपर लाई करेगी, वर्टिकली अबव जी। ओके, और लेट अस कॉल दिस पॉइंट बाई एम। तो अब आप देखिए मेन बात आपको ये समझनी है, इस फिगर में तीनों फोर्स कौन कौन से, वन इज टी, अनदर इज टी नॉट एंड थर्ड वन इज डब्ल्यू। व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द आर्क सीपी। ये तीनों फोर्सेस आर कॉन्करेंट, तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, एंड दैट पॉइंट इज एम। एंड एक्चुअली इट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए बॉडी which is acted upon by the three forces. If it is in equilibrium, then the three forces must be concurrent. ये कंसेप्ट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और आपके इसी स्टैटिस्टिक बुक में आगे वाले चैप्टर में मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम में बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है कि अगर ये आर्टिकल एग्जाम में आता है एंड इफ आप इस आर्टिकल का प्रूफ आता है और आपको इसको प्रूफ करने के लिए आप डायग्राम को बना रहे हैं, तो आपको ये डायग्राम में ये बात ध्यान रखनी है कि ये तीनों फोर्स आपको एक पॉइंट पर मीट करनी है। ठीक है, फिर आप देखिए ये बिकॉज इस लाइन को मैं मान रहा हूं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इस एंगल को मैं बताइए किस लेटर से मैं इस एंगल का नाम रखना चाहता हूं, एंगल मेड बाई, दिस इज द टेंजेंट एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो we know from calculus that this angle is denoted by psi. Psi is the standard symbol to denote angle between tangent and horizontal line. वहां पर हम कहते थे x axis, तो x axis को जरूरी नहीं है, it should be horizontal। अब आप देखिए मैं यहां पर एक वर्ड आपको इस चैप्टर, इस पूरी बुक में बार बार यूज करना पड़ेगा, रिजॉल्विंग। Resolving the forces horizontally and vertically। इस पूरी लाइन का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग क्या होता है कि हम जिस सिस्टम, जिस बॉडी की इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं और उस पर जो जो फोर्स लग रहे हैं, हम क्या करेंगे, उन फोर्सेस का हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कंपोनेंट्स निकालते हैं। कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं घटक। और फिर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे, अपोजिट लग रहे होंगे, वो इक्वल हो जाएंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे, ऊपर नीचे लग रहे होंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर आप देखिए
इन तीन फोर्सेस में से ये दोनों फोर्सेस तो एक ये तो है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल, तो वी नीड नॉट रिजॉल्व दीज फोर्सेस क्योंकि ये तो ऑलरेडी इन डायरेक्शन में है। इस कार्य में क्या करना पड़ता है, जो फोर्स ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, उसके हमें कंपोनेंट्स निकालने होते हैं। ऐसा आपने फिजिक्स में किया होगा, देखिए आप। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस टी का इधर कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, इधर इस टी का कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस, ये आपको पता होगा। ओके, देन इस लाइन को अगर मैं ऊपर प्रोड्यूस कर दूं, कौन सी लाइन, ये डब्ल्यू वाली लाइन, तो इस टी फोर्स का जो इधर कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन चाहिए हो जाएगा। ये कंपोनेंट्स आप इजीली अपनी 11th-12th की बुक्स में समझ सकते हैं कि ये इस तरह से कंपोनेंट्स हम लिखते हैं। अब आप रिजॉल्विंग का मतलब मैंने आपको क्या समझाया अभी, कि आपको यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स को इक्वल करना है। इक्वल क्यों करना है, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, सीपीआर स्टेबल है, मूव नहीं कर रहा है। तो आप बताइए क्या होगा। रिजॉल्विंग लिखने के बाद आप इसको ऐसे लिखेंगे, टी कॉस शाई इक्वल्स टू टी नॉट एंड टी साइन शाई इक्वल्स टू डब्ल्यू। और हाँ, ये सारे जो मैं सिंबल्स यूज कर रहा हूं, शाई, टी, डब्ल्यू, टी नॉट, इस आर्टिकल के प्रूफ में आपको इन सब का मीनिंग जरूर लिखना है, वो सब बुक में है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड लगा रहे हैं, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन। ओके, तो आई विल गेट टेंशन, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी नॉट। ओके, फिर अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हम सीख रहे हैं यहां पर। अच्छा, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो W है, ये क्या है, वेट ऑफ आर्क सीपी। तो इसका वेट हम लिख रहे हैं स्मॉल w इंटू एस, वेयर s is the length of the arc CP and small w is the weight per unit length। देखिए आप, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। देखो हिंदी में समझाता हूं आपको बेटा, कि W क्या है, इकाई लंबाई का भाग, और S क्या है, इसकी लंबाई। यहां पर आप इसको मार्क कर देंगे, स्मॉल s। तो जो इकाई लंबाई का भार है, अगर मैं इसको कुल लंबाई से गुणा कर दूं, कुल भार आ जाएगा। तो ये यहां पर मैंने लिखा W की जगह स्मॉल w इंटू एस। फिर जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था वो ये है कि ये टी नॉट की जगह हम लिख रहे हैं WC। अब ये एकदम से क्या हो, C कौन है, W समझ में आ गया, स्मॉल w तो एक्सप्लेन कर दिया, इसको समझते हैं। स्मॉल c एक्चुअली एक लेंथ है। कौन सी लेंथ है, इधर देखिए आप, अगर इस पॉइंट से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं C से, जैसे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ है, ये जो M से है, तो सिमिलरली इफ आई ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन थ्रू C, और लेटर ऑन आप देखेंगे कि ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको हम y एक्सिस अज्यूम करेंगे। लेटर ऑन मतलब इसकी जस्ट नेक्स्ट बात जो हम एक आर्टिकल करेंगे, उसमें हम इस लाइन को y एक्सिस अज्यूम करेंगे। क्यों करेंगे, उसका जवाब आपको अगले लेक्चर में दूंगा मैं। तो अब आप देखिए, ये तो है पॉइंट C। तो बेटा मैंने अभी क्या किया, आई ड्रॉ ए लाइन थ्रू C, आई ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन थ्रू C। ओके, अब इस C पॉइंट के स्मॉल c डिस्टेंस नीचे, देखिए आप, दो चीजें हैं, एक तो C पॉइंट, इसको तो हम लिखेंगे कैपिटल, और ये स्मॉल c, ये तो पॉइंट का नाम है और ये एक डिस्टेंस है। तो यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये एक फिक्स डिस्टेंस है C, और इस पॉइंट को, जो इस कैटेगरी के लोएस्ट पॉइंट से स्मॉल c नीचे है, इस पॉइंट को हम एज्यूम करेंगे O। अब आप याद कीजिए, O हम किसको एज्यूम करते हैं, क्या हम किसी भी पॉइंट को O बोल देते हैं क्या, नो, O इज ए फिक्स नोटेशन, वी रिप्रेजेंट O बाई ओरिजन। ओरिजन
इस पिक्चर में अब एक्सिस और ओरिजिन आने वाला है या आ रहा है। तो देखिए आप अभी जस्ट मैंने को क्या कहा कि इसको मैं वाई एक्सिस एज्यूम करूंगा और इसका पूरा रीजन मैं आपको अगले आर्टिकल में दूंगा कि इसको वाई एक्सिस पे एज्यूम करते हैं। तो अगर वाई एक्सिस है तो नेचुरली अकेली वाई एक्सिस तो होगी नहीं, एक्स एक्सिस भी होगी, ओरिजिन भी होगा। तो ये ओरिजिन मैंने एज्यूम कर लिया। फिलहाल इसको ओरिजिन नहीं भी बोले तो ये डिस्टेंस सी है, ओके। और हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं वेयर, क्योंकि हमें तो ये एक्सप्लेन करना है कि टी नॉट की जगह डब्ल्यू सी क्यों रखा। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि हमने टी नॉट को डब्ल्यू सी एज्यूम कर दिया से। अब क्यों एज्यूम कर लिया सर? अपनी को दादागिरी है कि कभी भी कुछ भी एज्यूम कर ले। तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या है कि हम यहां से जो कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ड्रॉ करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये सोचा गया कि टी नॉट ऐसा होना चाहिए ताकि ये स्मॉल डब्ल्यू यहां से गेट रिड ऑफ हो जाए, इससे हमें मुक्ति मिल जाए। तो देखिए डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, ओके। और अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि सी इज अ लेंथ, विच लेंथ विच आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। और इससे मुझे रिजल्ट मिल गया S इज इक्वल टू सी टेंशन। ये रिजल्ट मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या है ये रिजल्ट, क्या कहता है ये? कहने को तो हम एक रिजल्ट कह रहे हैं इसको, बट एक्चुअली आप याद कीजिए कैलकुलस की भाषा में ये किसी कर्व की इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाती है। कि अगर किसी कर्व की इक्वेशन एस और शाई नामक वेरिएबल्स में लिखी गई है, एस एंड शाई, इसमें एस होता है आर्क लेंथ और शाई का मतलब होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वह इक्वेशन उस कर्व की जिसके लिए वो निकाली गई है वो कहलाती है उसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो ये हमारा रिजल्ट आया, इट इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी। कैटेनरी मतलब ये यूनिफॉर्म चेन जो कि यहां पर हैंग कर रही है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आपको पूरा आर्टिकल कब रिप्रोड्यूस करना है एग्जाम में? रिप्रोड्यूस मतलब कब याद करके लिखना है? जब आपसे क्या पूछा जाए कि किसी कैटेनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन याद कीजिए, ओके। ये पूरा आपको आर्टिकल मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आई होप क्या होगा, समझ में आया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल में क्या करेंगे, कल नेक्स्ट वाले आर्टिकल में, वो आप पहले से पढ़ के रखना, हम इस इक्वेशन को एक्स वाई में चेंज करेंगे, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। हिंदी में क्या कहते हैं कार्टेशियन को? हिंदी में कहते हैं कार्तीय समीकरण। तो आप नोट करेंगे कि ये जो इक्वेशन है ना, ये बदलकर ऐसी बन जाएगी। बदल के बन जाएगी क्या मतलब? इट इज द कार्टेशियन इक्विवेलेंट ऑफ दिस फॉर्म। यानी ये भी इसी कैटेगरी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब इक्वेशन है, और ये भी इसी कैटेगरी की इक्वेशन है। आई होप मजा आया होगा आपको। मजा आएगा, देखिए आप इसको रोज पढ़िए एंड इसको करिए आप। ओके, थैंक यू वेरी मच।